सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी स्पष्ट रूप से? चलिए आइए देखिए आज का पहला क्वेश्चन। बस एक ही टेस्ट होते हैं पर डे, 20 क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास एक पेपर कटिंग और फोल्डिंग दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला ना कि सर पेपर जो है ना ये इस तरह से था, हमने इसको नीचे फोल्ड किया। तो बाबू जब नीचे फोल्ड करेंगे तो पेपर इस तरह से दिखने वाला है। अब इसके बाद फिर इसमें एक फोल्डिंग और लगाई गई इस साइड में। तो अब ये पेपर जो है ना वो पेपर हमें बिल्कुल इस तरह से दिख रहा है। अब इस वाले पेपर में अगर आप कटिंग देखोगे तो कटिंग क्या करी गई है कि ये यहां से ऐसे लाया गया और ये यहां से ऐसे ला करके इसको यहां और इसको यहां और एक सर्किल यहां काटी गई। यही वाला कटिंग है हमारे पास। तो जैसे जैसे एक्चुअल में हम पेपर को फोल्ड किए हैं ना वैसे वैसे हम लोग पेपर को क्या करेंगे, खोल लेंगे। तो जब इस पेपर को खोल के हम इस रूप में लेकर के आएंगे तो ये वाला फिगर जो है ना, ये फिगर हमारा यहाँ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऊपर उठ करके ये फिगर यहाँ उठेगा और ये वाली सर्किल जो है वो यहाँ चली आएगी। तो जैसा फिगर नीचे डिमांड में आया है वैसा ही फिगर कहाँ आएगा, तो ऊपर डिमांड में आएगा। तो देख लो दोनों किस में जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में हिट हो रहे हैं। यहाँ देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हिट हो रहे हैं इसमें। यहाँ भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसमें। यहाँ भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ देख लो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ लंबा वाला नीचे और इधर देख लो ये लंबा वाला इधर आ गया। तो डी नंबर सबसे पहले कट गया। अब सोचिए जब ये ऊपर जाएगा तो इसको हिट करेगा ना, और ऊपर जाकर के हिट करने पर क्या हो रहा है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर आ गया। अब ये वाला हिस्सा तो कभी बन ही नहीं सकता, बी नंबर कैंसिल। हम लोग डी को पहले काट चुके हैं। अब देखो यहां से ए नंबर सी भी कैंसिल हो गया, बचा कौन, ए। तो अगर इस फिगर को आप पूरा करते हो तो ये फिगर बिल्कुल ऐसा ही बनकर आपको दिखेगा। देखिए ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपका कहां से काटूं, ये हिस्सा आपका इधर आएगा, ये हिस्सा इस तरह से आएगा और इस तरह से ये ट्रायंगल बनाएगा, एक सर्किल इधर। इसी तरह से ये वाला हिस्सा जो है इधर आएगा, ये हिस्सा इधर चला जाएगा और यहां से एक ट्रायंगल बनाएगा और यहां काटेगा। देख लो ऐसा फिगर किस में दिख रहा है, तो बस ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है ना। अच्छा इसको नीचे बना दिया हूं, तो इसको ऊपर बना लीजिए। ये हिस्सा रहेगा ऐसे, ये नीचे आएगा, ये आकर के ये हो जाएगा। ऐसा फिगर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए दूसरा पेपर भी जो है ना वो पेपर कटिंग और फोल्डिंग का है। तो अगर इस वाले की भी अगर हम बात करें तो ये तो जैसे खड़ा है ना इधर, वैसे ये खड़ा हो जाएगा। अब देखो ये वाला हिस्सा ऊपर से गया है तो ये वाला हिस्सा ऊपर से चढ़ेगा और ये हिस्सा इधर ऊपर से चढ़ेगा। अच्छा देखिए तो फिर ये क्या करेगा, तो चूंकि इस वाले हिस्से में ऐसी आकृति बननी है तो ऐसी आकृति यहां बनेगी, और इस वाले हिस्से में अगर हम ध्यान से देखें, ये हिस्सा नीचे, ये हिस्सा ऊपर। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिया गया है आपको। ये यहां से आएगा, ये यहां से आकर के यहां पे इस तरह से हिट करेगा। देखिए तो इसमें कैंसिल हो गया, इसमें एक नीचे एक ऊपर देख रहा है, कैंसिल हो गया। इसमें एक इस साइड एक इस साइड देख रहा है, कैंसिल हो गए। अब इकलौता कौन बचा, तो इसको ये देख रहा है और इसको ये देख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही हमारे लिए सबसे परफेक्ट फिगर दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है जी, इतना स्पष्ट तो दिख रहा है। देखिए रीजनिंग की फाउंडेशन बैच एसएससी जीडी बैंक रेलवे के लिए आई है बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ये 22 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है आपकी बैच। इसकी टाइमिंग शाम में 4 से 5 रखी गई है और एडमिशन स्टार्ट हो गई है। ये किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस में यानी साईं मंदिर के नजदीक मुसल्लापुर हाट पटना 6 में स्टार्ट हो रही है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे बिल्कुल यहाँ पे
इस अपना एनरोल कर सकते हैं। ये ऑफलाइन बैच है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमको ये वाली फिगर ढूंढनी है। चलो तो देखो, तो अगर ये वाली फिगर हम ढूंढते हैं तो एक नंबर में ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये नीचे, ये यहां से आया, बन गया क्या एक नंबर में? तो इसके लिए भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अच्छा, आप लोग इधर आइएगा थोड़ा। पहले तो इस स्पेस को काटना बंद कीजिए। हाँ, इधर आ जाइए, इधर। हाँ, आइए, पहले इस चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों को समस्या हो मुझे नहीं पसंद है। इस स्पेस को काटना बंद कीजिए, इस स्पेस को काटना बंद कीजिए, इस स्पेस को काटना बंद कीजिए। यहां से इसको हटाइए, ठीक है। बस यहाँ पे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह रहेगा छोटा फोटो के साथ। यहाँ रीजनिंग छोटा फोटो के साथ, फोटो छोटा कीजिए। ये जो इतना स्पेस छोड़ देते हैं, इस स्पेस को हम क्या करें? अच्छा, इसमें सॉल्यूशन हम क्या करें बताइए? आप इसके फ्रंट को बढ़ाइए, ये फिगर को बढ़ाइए, क्योंकि बच्चों को देखने में समस्या आती है। कोई नहीं बाबू, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा, हमें ये वाली फिगर तलाशनी है। ठीक है, चलिए, अब ठीक है। हमें ये वाली फिगर तलाशनी है। अब भैया देख लो क्या है मेरे पास। एक ट्रायंगल है मेरे पास, इसके लाइन को कनेक्ट कर करके वो इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। तो देखिए, तो अगर यहां भी देखें तो एक ट्रायंगल है मेरे पास, इस लाइन को कनेक्ट किया गया और ये ऊपर नीचे हो गया। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में ही जो है ये मिलना है और कहीं मिल ही नहीं सकता। नेक्स्ट वन, देखिए, एक दर्पण में देखने पर घड़ी का जो समय है ना 1:49 दिखता है। एक दर्पण में देखने पर घड़ी का समय क्या दिखता है? 1:49 दिखता है। यदि घड़ी सही है तो घड़ी में उस समय कितना बज रहा था? तो जिस तरह से रियल टाइम से हम इमेजिनरी टाइम में जाते हैं, उसी रूल से हम इमेजिनरी टाइम से रियल टाइम में आते हैं। तो मिरर इमेज में याद रखिएगा, मिनट को 60 पूरा करना है। तो मिनट को जब 60 पूरा करना है तो 49 को 60 पूरा करने के लिए 11 चाहिए। अगर मिनट नहीं चला होता तो घंटे को 12 पूरा करते, और मिनट चला है ना तो घंटे को 11 पूरा कर लोगे। तो एक को 11 पूरा करने में मदद कौन करेगा? तो 10 करेगा। यानी 1:49 को अगर हमें मिरर में दिख रहा है तो रियल समय में देखने जाएंगे तो 10:11 दिखेंगे, जो 100% ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो याद क्या रखिएगा, मिरर इमेज में मिनट हैंड को 60 पूरा करना है। मिरर इमेज में मिनट हैंड को 60 पूरा करना है। अगर मिनट चल गया है तो आवर हैंड को 11, और मिनट नहीं चला है तो आवर हैंड को 12 पूरा करना है। जब आप ये काम करोगे तो लिखने उखने की झंझट नहीं रहेगी, बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए ध्यान से, एसएससी सीजीएल मेंस में 3/3/2023 को ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ई का प्लेस वैल्यू 1, एन के लिए 2, टी के लिए 3, एस के लिए 4, टी के लिए 5, डी के लिए 6 और यू के लिए 7 लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है? यू के लिए 7। अब कहता है कि ये जो हमने अरेंज करके आपको नीचे दिया है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कोई एक क्या हो जाएगा कि सार्थक शब्द बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? एक सार्थक शब्द बन जाएगा। हमें उस सार्थक शब्द का पता करना है। तो देखिए, तो 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एस। 3 के लिए हम टी लिख सकते हैं। 7 के लिए हम यू लिख सकते हैं। 6 के लिए डी लिख सकते हैं। 1 के लिए ई लिख सकते हैं। 2 के लिए हम एन भी लिख सकते हैं और 2 के लिए हम 5।
और 2 के लिए हम n लिख सकते हैं। STUDENT स्टूडेंट, छात्र हो गए क्या? यानी पहला सार्थक शब्द तो हमें मिल गया। अब हमें आगे जाने की जरूरत तो है नहीं। अगर ये सार्थक शब्द नहीं मिला होता तो हम आगे भी चेक करते, लेकिन चूंकि ऑलरेडी हमें सार्थक शब्द मिल चुके हैं तो हमें आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आंसर क्या हो गया? तो सबसे बेस्ट वाला आंसर जो है ना वो ए हो गया। देखिए, कहता है 6 फ्रेंड हैं। कितने फ्रेंड हैं? तो 6 फ्रेंड है, ABCDEF। अब कहां बैठे हुए हैं? तो एक वृत्त पे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है ना कि एक सर्किल बना लो और इस सर्किल पे 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लो। सारे लोग का फेस कहाँ है? केंद्र की ओर। तो जब भी केंद्र की ओर फेस हो, राइट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ और लेफ्ट बोले तो क्लॉकवाइज घूम जाओ। ठीक है। अब देखो क्या कहता है। कहता है बी एफ और सी के बीच में बैठा है। तो इस वाले लाइन को कभी भी मत पुट करो। पहले बी किसके किसके बीच में बैठा है? तो एफ और सी के बीच में बैठा है, यानी एफ और सी के बीच में वाइस वर्सा केस लगने हैं। कौन दायां आएगा कौन बायां आएगा हम कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए क्या कहता है। ए ई और डी के बीच में बैठा है। तो इसी तरह से ए क्या है ना कि ई और डी के बीच में बैठा है। तो कौन ए के दाएं होगा कौन ए के बाएं होगा इसका कंफर्मेशन नहीं है। आप छोड़ दो, बिल्कुल रहने दो। फिर कहता है और एफ डी के बाईं ओर बैठा है। तो देखिए, तो जहां भी डी बैठेगा उसके बाईं ओर कौन बैठेगा? एफ। अब एफ से रिलेशन किसका जुट गया? तो बी और सी का जुट गया। और डी से रिलेशन किसका जुट गया? तो ए और ई का जुट गया। हमारा अरेंजमेंट एक अटेम्प्ट में पूरा हो गया। हमारा अरेंजमेंट क्या हो गया? एक अटेम्प्ट में पूरा हो गया। अब कहता है हमसे ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? तो ए और एफ के बीच में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि डी बैठा है, जो किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? तो डी बैठा है, जो किस में है? तो स्पष्ट रूप से ए में है। सर रीजनिंग का 3200 MCQ वाला क्वेश्चन बैच के बारे में बताइए। बाबू ऐसी कोई बैच अभी डिजाइन नहीं किया हूं मैं। ठीक है। फिर से कहता है 6 मित्र हैं। तो कुछ नहीं कीजिए, एक सर्किल बनाइए, 6 लोगों के बैठने की पहले व्यवस्था कीजिए। एक वृत्ताकार मेज की परिधि पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सेम कंडीशन, राइट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और लेफ्ट बोले तो क्लॉकवाइज आएगा। अब क्या कहता है? एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। इसका मतलब जहां भी एन को बैठना है उसके बगल में या दायां या बायां एम नहीं बैठ सकता। क्रॉस कर दिए लिखकर, एन एम के बगल में नहीं बैठा है। फिर क्या कहता है? एम जे के ठीक बाएं बैठा है, यानी जहां भी जे बैठेगा उसके दाएं नहीं उसके बाएं, ठीक बाएं कौन बैठेगा? तो एम। अब कहता है जे एल के सम्मुख बैठा है। तो जे किसके सम्मुख बैठा है? तो एल के। जो, तो जो का काम होता है पीछे जाकर नजदीक वाले को पकड़ना। तो जो के जगह पे हम एल को रखेंगे। जो कि के दाएं बैठा है। तो जो की कह रहा है, जो की कह रहा है यानी जो की के दाएं बैठा है। तो कौन के दाएं बैठा है? तो एल जो है ना वो के दाएं बैठा है। अब एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो एल के बाईं ओर संभव है जी, एन एम के ठीक बगल में बैठेगा नहीं और एम जे के ठीक बाएं बैठा है। ठीक है। जे एल के सम्मुख बैठा है, जो कि के दाएं बैठा है। तो जो कि यानी जे तो के दाएं बैठ नहीं सकता। अब जो एल के लिए अगर रखेंगे तो के दाएं बैठा है, तो यहाँ एन नहीं बैठा है तो एन यहाँ बैठ जाएगा। अब पूछता है एल के बाईं ओर दूसरे स्थान। अच्छा, एल के बाईं ओर पूछा है। एल के दाईं ओर, एल के बाईं ओर, पहला नहीं दूसरा कौन बैठा है? एन बैठा है। एन किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। इकलौता ओ बैठा हुआ है, ओ यहां हो गया। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो है वो हमेशा नजदीक वाले के लिए होता है, और लेकिन किंतु परंतु जबकि तथा जो होता है वो दूर वाले के लिए होता है। तो आंसर क्या हो गया? तो एन जो है ना वो एल के बाएं को दूसरा बैठा है। देखिए, घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा जब घड़ी का समय क्या हो रहा होगा? तो 4:30 हो रहे होंगे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं
कि 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम पे इसको सॉल्व करते हैं। तो एच के जगह पे घंटा को रखते हैं यानी 120 हो गया, बटा 11/2 और एम के जगह पे मिनट को रखते हैं यानी 30 हो गया। फिर हम लोग इसको काटते हैं 15 हो गया। तो 120 और माइनस 15 को 11 से, तो 15 दहिया 150 और 15 का 15 165 इसमें से फिर माइनस करते हैं। तो देख लो तो आप 5 में से 0 गया 5 बच गए, 6 में से 2 गया 4 बच गए और हम कहते हैं 45 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, बस ध्यान से फील करो। 4 कहने का मतलब है कि किस पे दिखना है, तो 20 मिनट पे दिखना है। 20 से 30 जाने में 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट का मतलब कितना डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री हो गया और मिनट का आधा इसमें से घटा लो क्योंकि घंटा से मिनट आए हो, तो 45 डिग्री का कोण बन गया। जब इसकी आदत पड़ जाएगी आपको, तो आप इस क्वेश्चंस को मुंजवानी सॉल्व करने लगोगे। आपको इस क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेशन माइंड में ही कर लोगे, आपको वो सूत्र लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 45 डिग्री का कोण किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई बात नहीं बाबू, लेट कभी कभी होना चाहिए। देखिए, यदि मिनट की सुई 20 मिनट की दूरी तय करती है तो ये कितना डिग्री चलती है। तो मिनट की सुई है ना, जब 1 मिनट चलेगी तो वो 6 डिग्री घूमेगी। तो यहां मिनट की सुई जब 20 मिनट चलेगी तो 20 छक कितना घूमेगी, तो 120 डिग्री घूमेगी। ऑप्शन नंबर बी। मिनट की सुई जब 1 मिनट चलती है तो वो 6 डिग्री घूमती है। तो यहां तो मिनट की सुई कितना चली है, 20 मिनट चली है। तो जब 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चल सकती है, तो 20 मिनट में मिनट की सुई 20 गुने 6 यानी 120 डिग्री चल सकती है। तो आंसर हमारा हो गया 120 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देखिए, मुन्नी पार्क से पश्चिम की ओर चली। अब पहले समझिए क्या मांग रहा है। पार्क चूड़ियों की दुकान से कितना दूर और किस दिशा में है, बस कुछ नहीं। मुन्नी पार्क से पहले कितना चलती है, तो वेस्ट में चलती है, कितना 75 मीटर, और फिर नॉर्थ की ओर मुड़ जाती है और चलती है 25 मीटर, फिर ईस्ट की ओर मुड़ जाती है और चलती है 35 मीटर। ठीक है, अब फिर से वो साउथ की ओर मुड़ती है और चलती है 25 मीटर। इस स्थान पे वो चूड़ियों की दुकान पर चूड़ी खरीदने के लिए रुकी और फिर पुनः दक्षिण की ओर 35 मीटर चली। तो अब जो वो पुनः दक्षिण की ओर 35 मीटर चली, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पूछ रहा पार्क चूड़ियों की दुकान से कितना दूर और किस दिशा में है। यहाँ आते आते वो चूड़ियों की दुकान पे पहुंच चुकी है। तो देखिए, नॉर्थ साउथ कट गया, 35 ईस्ट से 35 वेस्ट कट गए, तो कितने बच गए, तो 40 बच गए। इसका मतलब पार्क से चूड़ी का दुकान वेस्ट में 40 किलोमीटर है, तो चूड़ी की दुकान से पार्क कहाँ होगा, तो ईस्ट में 40 किलोमीटर। अब चूंकि पार्क चूड़ी की दुकान से पूछ रहा है, तो हम ईस्ट में 40 किलोमीटर देंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हमने लगा लिया ऑप्शन नंबर ए। आंसर हमने क्या लगा लिया, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी चीज को आप कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे सर वेस्ट में पहले कितना गया, 75 मीटर, फिर नॉर्थ में कितना गया, 25 मीटर, इसके बाद सर ईस्ट में कितना गया, 35 मीटर, यही कहोगे ना। और इसके बाद फिर सर साउथ में कितना गया, तो 25 मीटर। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पे पार्क था, यहाँ क्या था, तो पार्क था, और यहाँ चूड़ी का दुकान था। अब इसके बाद वो कितना मुड़ा, किधर मुड़ा, हमको क्या मतलब है। तो फिर वो दक्षिण की ओर 35 मीटर गया और यहां से वो दक्षिण की ओर कितना गया, 35 मीटर। हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा पार्क चूड़ी की दुकान से किधर है, तो चूड़ी की दुकान से मुझे कहाँ जाना होगा, तो ईस्ट में जाना होगा। अब सवाल उठता है सर कितना जाना होगा, तो ये पूरा डिस्टेंस 75 है और 75 में हमने 35 मीटर की दूरी तय कर ली, तो 0 यहाँ बच गए 4, यानी ये डिस्टेंस बच गया 40 किलोमीटर ईस्ट। तो हम लोग इतना काम क्यों करें, हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं 40 किलोमीटर ईस्ट, डायरेक्ट निकाल सकते हैं 40 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, देखिए अगर इसको जूम कर दूंगा तो आधा क्वेश्चन तो आपको दिखेगा नहीं। अब बताओ, मैंने जूम कर दिया, आधा क्वेश्चन आप देख पाओगे, लेकिन आधा क्वेश्चन तो फिर आपको नहीं दिखेंगे। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि फिर ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कल से स्लाइड जो है ना, वो थोड़ा सा दूसरे ढंग से बनवाऊंगा, ताकि अगर जूम भी मैं करता हूं
तो आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हो। अगर मैं जूम भी करता हूं तो आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं बाबू, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। देखना, पहले पश्चिम की ओर गई 75 मीटर, और फिर उत्तर की ओर मुड़ गई 25 मीटर, फिर पूरब की ओर मुड़ गई 35 मीटर, और फिर दक्षिण की ओर जैसे ही 25 मीटर मुड़ी, वो चूड़ी के दुकान पे पहुंच गई और यहाँ पार्क था। अब चूड़ी के दुकान से पार्क लौटना था, तो उत्तर 25 से दक्षिण 25 कट गया, पूरब 35 से पश्चिम 35 कट गया, तो पश्चिम में 40 किलोमीटर बच गया। यानी पार्क से चूड़ी के दुकान जाने के लिए मुझे वेस्ट में 40 जाने होंगे, तो चूड़ी की दुकान से पार्क जाने के लिए उल्टा काम कर लेंगे, ईस्ट में 40 जाने होंगे। बस कर दीजिए, इतना आंसर आ जाएगा। देखिए तो, पक्षी गौरैया और कबूतर के बीच का संबंध दर्शाना है। तो ये रहा पक्षी, कबूतर भी एक प्रकार का पक्षी है और गौरैया भी एक प्रकार का पक्षी है, दोनों में सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं है। तो देखिए ऐसा वेन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा वेन स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आप देख रहे होंगे मेरी फोटो लगी है, रीजनिंग फाउंडेशन की बैच है। एसएससी के लिए, जीडी के लिए, आप बैंक के लिए, रेलवे के लिए, एलडीसी के लिए, यूडीसी के लिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर रीजनिंग पूछी जाती है तो आपके लिए बैच बेहतरीन है, क्योंकि इस बैच में मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ प्रारंभ कर रहा हूं। 22 दिसंबर 2023 से ये बैच मेरी आ रही है। इसकी टाइमिंग 4 से 5 है और इसमें एडमिशन चल रही है। ये ऑफलाइन बैच है, तो जो भी आपके मित्र बंधु है या आप आना चाहते हो या जो भी आपके छोटे हैं वो आना चाहते हैं, आप इसको भेज सकते हैं उनको। इस बैच के जो डेस्टिनेशन है वो किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस है, साईं मंदिर के नजदीक, मुसल्लापुर, पटना 6 पे। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, या और आपके जो छोटे भी बंधु हैं आप उनको ये बैच ज्वाइन करवा सकते हो। रीजनिंग की टेंशन उनकी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए ये वाली क्वेश्चन अच्छी है, ठीक है, ध्यान से समझोगे। ये वाली जो क्वेश्चन है ना, अच्छी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं। तो देखिए तो क्या कहता है, एक सर्किल ए के ऊपर खींचा तो पावर 2 दिया, बी के ऊपर 2 सर्किल खींचा तो पावर 3 दिया, और सी के ऊपर जब 3 सर्किल खींचा, सी के ऊपर 3 सर्किल खींचा तो पावर 4 दिया। यानी जितना सर्किल खींचता है पावर 1 बढ़ाकर देता है, जितना सर्किल खींचता है पावर 1 बढ़ाकर देता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 के ऊपर 2 सर्किल है तो 3 का पावर 3 लगेगा, प्लस 2 के ऊपर 1 2 3 4 सर्किल है तो 2 का पावर 5 लगेगा, प्लस 4 के ऊपर 3 सर्किल है तो 4 का पावर 4 लगेगा। अब 3 का क्यूब अगर निकाल ले तो 27 होगा। 2 का पावर 5 कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएंगे। और 4 का पावर 4, तो 4 का क्यूब तो 64 हो गया, 64 को और कीजिए 4 से गुना, तो 4 चौको 16 के लिए 6, हाथ में 1, 6 4 की 24, 1 25, 256 हो जाएंगे। सबको आपस में ऐड कर लो, 6 2 8, 8 7 15 के लिए 5, हाथ में 1 बच गए, 5 1 6 3 9, 9 2 11 के लिए 1, हाथ में 1 बच गए, 2 1 3, यानी टोटल 315 का वैल्यू आएगा। 315 का वैल्यू किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। यानी ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पास कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक सर्किल 2 पावर, 2 सर्किल 3 पावर, 3 सर्किल 4 पावर, यानी जितना सर्किल है उससे 1 बढ़ के पावर जा रहा है। आप उससे 1 बढ़ के पावर को मेंशन कर दो, आपके लिए गेम जो है वो आराम से इजी हो जाएगा। देखिए कहता है 5 छात्र हैं ABCDE, स्कूल सभा के दौरान एक कतार में खड़े हैं। तो कितने छात्र हैं, तो 5 छात्र हैं। अब कैसे खड़े हैं, तो एक कतार में खड़े हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं आगे ऊपर है और पीछे है, ये स्टेज है और इसी स्टेज की ओर सबको खड़ा होना है। तो सी डी के पीछे खड़ा है, यानी सी जो है ना वो डी के पीछे खड़ा है, ई बी के पीछे खड़ा नहीं है। तो ई जब बी के पीछे नहीं खड़ा है तो ई बी के कहाँ होगा, आगे खड़ा होगा।
ए सी के आगे खड़ा है परंतु बी के आगे नहीं। तो ए जो है ना वो सी के आगे, ए जो है वो सी के तो आगे खड़ा है लेकिन बी के आगे खड़ा नहीं है। तो ए सी के आगे खड़ा है लेकिन कहाँ खड़ा नहीं है, तो बी के आगे खड़ा नहीं है, यानी बी जो है ना वो ए से भी आगे खड़ा है। चलिए, यदि पीछे का अर्थ किसी के पीठ के पीछे होना है और आगे का अर्थ ठीक आगे होना नहीं है, तो 5 छात्रों में तीसरे स्थान पे कौन आएगा। अच्छा ध्यान से समझिएगा, डी के ऊपर किसको जाना है, डी को, और बी के ऊपर किसको जाना है, ई को। ठीक है, अब सी के ऊपर जो डी को जाना है और डी का किसी के साथ रिएक्शन दिया नहीं है, तो हम डी को यहां भी रख सकते हैं या डी को यहां रख सकते हैं या डी को यहां या डी को यहां रख सकते हैं। यानी डी के लिए कितने पार्ट हो गए, तो डी को रखने के 4 पार्ट हो गए। अच्छा सोचिए, अगर हम डी को ए और सी के बीच में जगह देते हैं तो ठीक तीसरे स्थान पे कौन खड़ा हो जाएगा, तो ए खड़ा हो जाएगा। अगर डी को हम ई के ऊपर या ई के नीचे स्थान देते हैं तो तीसरे स्थान पे कौन खड़ा होगा, तो बी खड़ा हो जाएगा। यानी इसके बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं, या तो ए बीच में आ सकता है या तो डी बीच में आ सकता है। तो कौन कौन आ सकता है बीच में, या तो ए या तो बी। देखिए हमारे पास ए भी ऑप्शन में है और हमारे पास बी भी ऑप्शन में है। और आगे का अर्थ है ठीक आगे होना नहीं, तो आगे का अर्थ है ठीक आगे होना नहीं। चलिए बढ़िया है, देखिए एक लाइन जोड़ दिया है, आगे का अर्थ क्या है, ठीक आगे होना नहीं, और पीछे का अर्थ क्या है, पीछे का अर्थ है किसी के पीछ के पीछे खड़ा होना। तो सी डी के पीछे खड़ा था, इसका मतलब सी डी के पीछे खड़ा था तो पीठ के पीछे खड़ा था। लीजिए कंफर्मेशन दे दिया कि अब डी को कहां रख दीजिए, तो डी को ए और सी के बीच में रख दीजिए। डी को कहां रख दीजिए, तो ए और सी के बीच में। क्यों, क्योंकि पीछे का अर्थ है किसी के पीठ के ठीक पीछे खड़ा होना। तो सी जब डी के पीछे यानी सी डी के पीठ के पीछे है, तो अब बताइए अब ठीक बीच में कौन आएगा, तो अब ठीक बीच में ए आ जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक बीच में कौन आ गया, ऑप्शन नंबर ए, वही ठीक बीच में है। देखिए कहता है एक डिफरेंट कोड में रेलवे को हमने 4 डिफरेंट कोड में दिया है। ठीक है, देखिए तो बी का अपोजिट वाई, ई का अपोजिट भी, आर का अपोजिट आई, टी का अपोजिट जी और एच का अपोजिट एस, यानी पूरे फंक्शन में अपोजिट करे गए हैं। तो हमें देख लेने होंगे रेलवे के लिए। तो आर का अपोजिट आई केवल सी में दिख रहा है, आर का अपोजिट टी नहीं, पी नहीं, एस नहीं। तो ये 1 2 और 4 कोड कट गया, यानी कोड 3। कोड 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर भी हमारे लिए क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गए। देखिए 5 मित्र हैं ए बी सी डी ई, कैंटीन में एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो कितने मित्र हैं, तो 5 मित्र हैं। तो सबसे पहला काम करना है, एक सर्किल बनाना है और उस सर्किल में 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लेनी है। अब कहाँ बैठे, तो कैंटीन में एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं और वो दाएं से बाएं बी ए ई डी सी के क्रम में बैठे हुए हैं। कुछ समय के बाद बी ई के साथ। तो देखिए वो कैसे बैठे हुए हैं, तो दाएं से बाएं। तो दाएं से बाएं की ओर जाने का मतलब है कि पहले बी, उसके बाद ए, उसके बाद ई, उसके बाद डी और उसके बाद सी, ये क्रम से बैठे हुए हैं। अब कहता है कुछ समय के बाद ई बी के साथ। तो ई अपना स्थान किसके साथ बदल लेता है, तो ई अपना स्थान बी के साथ बदल लेता है। इसका मतलब बी को यहां आ जाना चाहिए और ई को यहां आ जाना चाहिए। तो ई बी के साथ, ए डी के साथ अपना स्थान बदल लेता है। तो ए को यहां आना चाहिए और डी को यहां आना चाहिए, बदल लेता है। तो पूछता है अब डी कहां बैठा है, तो देखिए तो अब तो डी ए का प्लेस ले लिया। तो कहता है सी और ए के बीच में। क्या सी और ए के बीच में डी है, तो नहीं। ई और ए के बीच में, क्या डी ई और ए के बीच में है, तो बिल्कुल नहीं। ई और ए के बीच में सी है। ई और बी के बीच में, तो देखिए तो बी यहां ई यहां इसके बीच में है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट वाला आंसर है। ये क्वेश्चन अच्छा है।
और उधर देखिए जॉब का सफल बैच में स्टार्ट हो गया आपका मिशन एलपी 2024 सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए कॉम्बो बैच है, जो आपकी 26 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रही है। सुबह 8 से 10 इसकी टाइमिंग है। मंडे टू फ्राइडे ये बैच चल रहे हैं। क्लास का ड्यूरेशन 5 मंथ है। लाइव क्लासेस चलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस चलेगी, स्टडी मटेरियल होंगे, रेगुलर क्लासेस चलेगी। ठीक है, ये बैच आपकी सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी पे स्टार्ट हो रही है। देखिए अच्छा वाला क्वेश्चन है, सी नंबर आंसर आया। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या किया ना कि 12 और 8 को जोड़ दिया, तो जब 12 8 को हम जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। और फिर इधर स्टार वाले को जोड़ दिया, तो 2 और 4 को जोड़ दिया, कितने हो गए? 6 हो गए। अब क्या किया ना कि 20 को 6 से भाग लगवा दिया, तो 6 तिया कितने हो गए? 18 हो गए। रिमाइंडर कितने बचे? तो 2 बचे। इसी तरह से वो क्या किया कि 6 और 4 को जोड़ दिया, तो 6 और 4 को आप जोड़ोगे तो 10 हो जाएंगे। अब इसके बाद स्टार वाले को जोड़ दिया, तो 3 और +1 जोड़ दिया, 4 हो गए। अब दोनों को भाग लगा दिया, तो 10 में किससे भाग लगाया? तो 4 से, तो 4 दूना कितने हो गए? 8 हो गए। और शेष फिर कितने बच गए? 2। यानी कुछ इस तरह से काम करना है कि बॉक्स वाले दोनों को जोड़ना है और स्टार वाले दोनों को जोड़ना है और उनको आपस में डिवीजन लगा देना है। और डिवीजन लगाने के बाद रिमाइंडर कितने प्राप्त हो जाने हैं? तो रिमाइंडर 2 प्राप्त हो जाने हैं। देखिए तो अगर हम इधर जोड़ते हैं वाट प्लस 19 को जोड़े, तो जो संख्या हमारी आएगी, मान लो वो संख्या x है, ठीक है, तो अब 5 + 2 को जोड़ दें, तो 5 2 कितने हो जाएंगे? 27। और 27/x ला के मुझे 2 हासिल करने हैं। क्लियर? तो वाट के जगह पे देखो तो अगर हम 11 को रखते हैं तो 19 और 11 30 हो जाएंगे। 7 चक्को 28 कट के 2 बच जाएगा। इसका मतलब इस वाट के जगह पे कितने रख लो आप? 11 को। तो जैसे ही आप वाट के जगह पे 11 को रखोगे तो x का वैल्यू बदलेगा क्या? तो x का वैल्यू बदल के कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। और जब 30 को आप दोगे 7 से भाग, तो 7 चक्को 28 कट जाएंगे और फिर रिमाइंडर कितने बच जाएंगे? तो शेष 2 बच जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहे हैं? परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। आगे चलें, नेक्स्ट वन देखिए। देखिए हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है। तो सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। अगर यही पूछ देता पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध आपके दलहन से है। ठीक है। सीमा कुमारी एक बार और, ये एक बार और का बीमारी काहे पाली हुई है बाबू? 12 को और 8 को जोड़ दे, तो 12 और 8 को जोड़ेगी तो हो जाएगा 20। और 2 और 4 को जोड़ लो तो 4 2 हो जाएंगे 6। 20 को 6 से दे दो भाग, तो 6 तिया हो गए 18 और शेष बच गया 2। इसी तरह से 6 और 4 को जोड़ लो तो 6 4 हो गए 10 और 10 को भाग दे दो 3 और 1 4 को जोड़ के, तो 4 दूना हो गए 8 और शेष बच गया 2। तो इसी तरह से 11 और 19 को जोड़ लो तो 11 और 19 हो गए 30 और इस तरह से 5 और 2 को जोड़ लो तो हो गए 7। तो 7 चको 28 कट गए और शेष बच गए 2। अब इससे स्पष्ट रूप से आपको क्या समझाऊं बताओ? इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से कोई समझा सकता है? हमने टोटल पार्ट बाय पार्ट करके समझा दिया, फिर आप कहते हो सर एक बार और समझा दो। आगे चले। किसी कूट भाषा में सचिन को, तो देखिए तो सचिन है ना, एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19 लिखा है। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 1 लिखा है। सी का प्लेस वैल्यू कितना? 3 लिखा है। एच का प्लेस वैल्यू कितना? 8 लिखा है। आई का प्लेस वैल्यू कितना? 9 लिखा है। और एन का प्लेस वैल्यू 14 लिखा है। यानी क्या कर रहा है ना कि कोडिंग से डिकोडिंग बनाते समय सिर्फ उसके प्लेस वैल्यू को यूज कर रहा है। कोडिंग से डिकोडिंग बनाते समय उसके प्लेस वैल्यू को, तो देखिए तो जी गीता है, क्या है? गीता है। तो जी के लिए हम 7 लिखेंगे, ई के लिए 5 5 लिखेंगे,
टी के लिए 20 और ए के लिए 1 लिखेंगे, यानी 755201 चाहिए। 755201 ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर भी हमारा कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। देखिए तो क्या है हमारे पास? चेयर है। चेयर के लिए वो 4, 9, 2, 10, 19 लिखता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बड़ा आसान है। ध्यान से देखोगे तो बड़ा आसान है। 3200 रीजनिंग वाला बंद क्यों कर दिए सर? इसलिए बंद कर दिए क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत इजी इजी थे। ठीक है, बहुत ही हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन थे। पूरा का पूरा डायरेक्शन देखो तो 3 से 4 क्वेश्चन टफ थे। तो अब इजी क्वेश्चन पढ़ाने के लिए तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। जब क्वेश्चंस का कठिनाई अधिक रहे तब ना हमारी जरूरत होती। तो 3200 वाले में क्वेश्चन बहुत इजी थे बाबू, इसीलिए उसको बंद किया। ठीक है, चलिए देखिए सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। एक आगे बढ़ के 4 लिख दिया। एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 8 होता है। एक आगे बढ़ के 9 लिख दिया। इसी तरह से ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। एक आगे बढ़ करके 2 लिख दिया। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। एक आगे बढ़ के 10 लिख दिया। और इसी तरह से आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, तो एक आगे बढ़ के 19 लिख दिया। यानी हर बार क्या कर रहा है ना कि इसमें +1 इसके रियल वैल्यू में +1 कर ले रखा है। तो देखिए तो M 13 ना, तो 13 से कितना हो जाएगा? 14, एक ही में है। O 15 तो 15 से 16, एक ही में है। B 2 से 3 हो गए। I 9 से 10 हो गया। और L 12 से 13 हो गए। और 5 में एक बढ़ा तो 6 हो गए। यानी आंसर क्या हो गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गए। आंसर क्या हो गए? तो ऑप्शन नंबर बी हो गए। ठीक है, आज वाली क्वेश्चन थोड़ी आसान थी, ज्यादा आसान नहीं थी। कुछ क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे, लेकिन थोड़ी सी आज वाली क्वेश्चन जो है ना वो पिछले क्वेश्चन के बनिस्बत आज थोड़ी सी हल्की क्वेश्चन थी। तो कोशिश करूंगा कि कल क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई कर लूं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होता है ना तो हमें भी समझाने में बड़ा ही आनंद आता है। ठीक है, तो देखिए आज का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रह गया था। कल हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा और टाइट करेंगे। और कौशल बाबू तुम ध्यान दोगे, ये अब तुम बनाओगे, ये तुम्हारी जिम्मेवारी, क्योंकि हमको इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी तो बताया ना विनय कुमार जी, उसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे और इजी क्वेश्चन करवाते करवाते मैं बोर हो गया था। अच्छा 19 नंबर फिर से बता दूं। 19 नंबर में क्या था जो फिर से बताने लायक था? एस का प्लेस वैल्यू 19, ए का प्लेस वैल्यू 1, सी का प्लेस वैल्यू 3, एच का प्लेस वैल्यू 8, आई का प्लेस वैल्यू 9, एन का प्लेस वैल्यू 14। तो अगर हम ए बी सी डी लिखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जी का प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख दिए। ई का प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिए। टी का प्लेस वैल्यू 20, तो 20 लिख दिए। ए का प्लेस वैल्यू 1, तो 1 लिख दिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम था जी? नीतीश जी इसमें क्या प्रॉब्लम था? ये तो एकदम हलवा वाला क्वेश्चन था, ऐसा ही बन जाने वाला क्वेश्चन था। अगर नहीं देखते फिर भी बन जाता। ठीक है, तो चलिए कल की क्वेश्चन जो होगी ना वो थोड़ी सी जो है वो कल मैं लेवल को थोड़ा और अपग्रेड करता हूँ। ठीक है, तो आज की सभा हम लोग यहीं पे बर्खास्त करते हैं। कल हमारी फिर मुलाकात होगी नए 20 क्वेश्चंस के साथ। कल थोड़े दमदार क्वेश्चन डालूंगा कि मुझे भी मजा आए और आपको भी बहुत मजा आए। चलिए सभी बच्चों को गुड नाइट, कल मुलाकात।